की टीवी में मुजाहिद विल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी, जिसमें ये तवक्को की जा रही थी कि वो कोई तारीख देगा, बेनतीजा साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन की पूरी जो पिछले 24 घंटे बल्कि 48 घंटे यानी निगरां के बाद भी खामोशी एक सवालिया निशान बन गई है। और नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की, जैसे मैंने कहा कि आज भी फैसला नहीं हो सका। और ऐसा लगता है कि 90 दिन में जो इलेक्शन आईनी तौर पर होने थे, कानूनी तौर पर होने थे, अब 180 दिन में भी होते नज़र नहीं आ रहे। और आपके अपोजिशन लीडर यानी हमारे अपोजिशन लीडर ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि सारे बड़ों का फैसला है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। राजा साहब ने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो सारे बड़े कौन हैं इलेक्शन कमीशन से हटकर जिन्होंने ये फैसला किया कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। फिर राणा साहब ने हमारे वफाकी लीडर तो खैर तवातुर से कह रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर मोहर लगा दी कि हल्काबंदियाँ दिसंबर में, इलेक्शन फरवरी में होंगे। जबकि अब पीपल्स पार्टी की क़यादत को याद आया कि जो नई मरदमशुमारी पर दस्तखत करने के बाद भी हल्काबंदियाँ भी होंगी, हल्काबंदियों में इंतखाबी प्रोसेस होगा 54 दिन का। अब हमारे मोहतरम साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि इससे वफाक को संगीन ख़तरा होगा। जी हाँ, रज़ा रब्बानी साहब तंबीह कर रहे हैं कि इंतखाबात में, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जानते हैं कि ये बयान सिर्फ उनका ज़ाती ही लगता है, उनकी ख्वाहिश लगती है, उनकी क़यादत की जानिब से इस बारे में कोई वाज़ेह नहीं हुआ। हमारे साथ हमीद लंगरा मौजूद हैं, नुमाइंदा बड़ा करीब से देखते रहते हैं इलेक्शन को, इलेक्शन की सरगर्मियों को। जी हमीद, आज तवक्को की जा रही थी कि जो इजलास होगा वो इलेक्शन के हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले करेगा, लेकिन एक प्रेस रिलीज़ आ गई और आज भी नहीं हुआ। तो क्या आप कल होगा इजलास, परसों होगा? और अगर कल परसों भी हुआ तो आपको लगता है कि एक ताख़ीर, एक हिकमत अमली के तहत, मनसूबाबंदी के तहत तो नहीं कहूँगा कि की जा रही है? जी मुजाहिद साहब, अभी तक इलेक्शन कमीशन के इस इंतखाबात के हवाले से आज तीसरी नशिस्त थी और ये तीसरी नशिस्त भी जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। कल दोबारा इजलास होगा और इस हवाले से गौर किया जाएगा। आज के इजलास में कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। आइन का आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 17 के तहत जो है वो ब्रीफिंग दी गई और उसके तहत टीम की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी और हल्काबंदी के हवाले से आगाह किया गया। कानूनी टीम की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है और ये कहा गया है कि पहले हल्काबंदियाँ कर ली जाएँ और उसके बाद इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन आज के इस इजलास में जो है वो इस हवाले से कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा सका। कल दोबारा ये इजलास होना है और ये जो कहा जा रहा था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो है वो होने चाहिए, लेकिन जो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन हमीद, आज मैंने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बार ने आज दरख्वास्त दायर की है अदालत उज़्मा में कि मरदमशुमारी को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें 4 माह तो लगेंगे। और लेकिन ये तो सीसी का फ़ैसला है, काबीना का फ़ैसला है, पिछली हुकूमत का फ़ैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो उसके पर क्या इलेक्शन कमीशन रद्दअमल का इजहार करेगा? क्योंकि आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन शरीफ दौर में कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर चुका है, जैसा कि 14 मई के इलेक्शन का मसला था। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको देखें तो उस पर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और अब भी सूरत हाल जो है वो यही नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन और इलेक्शन एक्ट के ज़रिए चलेगा और मामला जो है कम अज़ कम 4 महीने जो है वो हल्काबंदियों के लिए चाहिए और उसके बाद जो है वो इंतखाबात मुतवक्के हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बिल को
जो है कानून जो पार्लियामान से मंजूर करवाया गया था और उसको कलअदम करार दिया गया है। और इसी तरीके से अब जो मरदमशुमारी के हवाले से जो दरखास्तें दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला करता है और उस मरदमशुमारी को जो है वो कलअदम करार देता है, तो फिर बाल जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। और इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदरूनी ज़राए जो है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि इंतखाबात जो है वो शफाफ होने चाहिए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ा मैटर कर रही है कि इंतखाबात को साफ शफाफ करवाया जाए। और ये इलेक्शन नहीं, लेकिन हमें लग रहा है ये जो मरदमशुमारी तो मई में मुकम्मल हो चुकी थी, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने दे दिया था। उस मरदमशुमारी की रोशनी में मुकर्रर वक्त पे हर दर्जा हल्का बंदियाँ भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शरीफ हुकूमत, जिनका हुकूमत से आने पहले अब जो बेचैन नज़र आ रहे हैं, वो ताख़ीर चाहती थी। इसीलिए उन्होंने CCC से और काबीना से फैसला किया ना कि मरदमशुमारी के तहत हो नई, और वो भी एक हफ्ते पहले अपनी हुकूमत के जाने से पहले। लेकिन उसमें एक ये चीज़ है कि जब तक जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें जब तक मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों की तरफ नहीं जा सकता। अब अगर ये मामला और ये नुक्ता जो है वो अदालत आलिया में उठाया जाता है और वहाँ पर जो साबका हुकूमत थी उसकी जानबूझकर इस सारे प्रोसेस को ख़राब करने की या अपने हक़ में सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तशरीह जो है वो अगर अदालत आलिया में इसका केस टेकअप होता है और वहाँ पर ये चीज़ प्रोसीडिंग का हिस्सा बनती है, तो ये चीज़ वहाँ पर सामने आएगी और इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सप्लेन करती है, ये उसके बाद सामने चीज़ आएगी कि आया साहब हमें बता रहे थे कैसे देखा जाए। और इस हवाले शुक्रिया हमीद लंगरा हमें बता रहे थे इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बगैर किसी नतीजे पे ख़त्म हो गया और कल फिर इजलास होगा। हमारे साथ राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। तो राना साहब, वेरी क्विक स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इलेक्शन 90 दिन में तो नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास बेनतीजा निकला, मरदमशुमारी होनी है, 6 माह तो हो ही जाएंगे ना फिर, ऐसे ही है राना साहब? देखिए, जो मरदमशुमारी है और जब वो नोटिफाई हो जाए तो वो भी आइन के मुताबिक ही जो है डिलिमिटेशन होनी है, आइनी हिस्सा है। और ये जो देर है, अगर 90 दिन से आगे जाता है तो ये एक आइनी प्रोसेस मुकम्मल होना भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो देखें, अभी हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त की मिड है, और अगर आप 3 से 4 माह डिलिमिटेशन को दें तो आप दिसंबर 15 तक पहुंच जाते हैं। उसके अंदर 60 दिन आप डालें तो आप जो है वो फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी के एंड में आपको जो है वो इलेक्शंस नजर आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है, अहम है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और जब मरदमशुमारी के ऊपर एक कंसेंसस PTI की हुकूमत में भी हुआ कि नए इलेक्शन नए सेंसस के मुताबिक होने चाहिए, और फिर अभी भी जो छोटी जमातें थी जब उन्होंने इतराज़ात उठाए, तो ये बेहतर समझा गया कि जो प्रोसेस है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए और नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होने चाहिए। तो देखें, इसीलिए जो CCI थी उसने इलेक्शंस को, वो सेंसस को एंडोर्स किया और उसे नोटिफाई किया। लेकिन अब तो राणा साहब जो इत्तेहादी थे, खासतौर आपके सबसे बड़े इत्तेहादी, वो तो बड़े बरहम हैं। निसार खोड़ो तो सिंध में, और रब्बानी साहब के तो मैंने कहा कि बहुत ही बरहम है, और कह रहे हैं ये तो वफाक को ख़तरा लायक हो जाएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। राणा साहब? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि रजा रुबानी ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बयान दिया। पीपल्स पार्टी एज अ होल वो तो CCI का भी हिस्सा थी, और जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो CCI में मौजूद थे, तो उन्होंने तो नए सेंसस को एंडोर्स किया। तो जो पार्टी का स्टांस है, अगर पीपल्स पार्टी हो या और दीगर जमातें हों, वो भी इसी में ही है कि नए सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने। और देखें, 1 महीना 2 महीने का डिले कोई बड़ा डिले नहीं है। ज्यादा जरूरी एक्सेप्टेबिलिटी है इलेक्शन की। अगर आप पुराने सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराएं और बहुत सारी जमातें एतराज उठाएं कि उसको वो काबिल कबूल नहीं है इलेक्शन, तो फिर उस इलेक्शन का क्या फायदा जिस पे शुरू से ही एतराज उठ जाए। तो बेहतर है कि ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ें।
राना साहब, मैं इससे आगे बढ़ के बात करूंगा कि आपकी जमात तो तवातुर से, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक एक के बयान सुनवाता, वो तो इलेक्शन को मशरूत करते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी से। अब मियां साहब सितंबर में आएंगे, ये भी डाउटफुल है। अब जब इलेक्शन ही फरवरी में और ये कहा गया कि मियां साहब उसी वक्त आएंगे जब इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। मशरूत कर दिया ना आपने तो इलेक्शन को, आपका मतलब है आपकी पार्टी ने। देखें, दो चीज़ें बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ पीएमएलएन ने हमेशा इनका जिक्र किया है। एक मियां साहब की सेहत और दूसरा ये कि इंसाफ का तराजू जो है वो बराबर होना चाहिए और उसका झुकाव एक पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। देखें, ये हमारा एक इस चीज़ को हम दीगर वक्त पे जो पिछले 10-12 महीने 16 महीने गुजरे हैं उसके अंदर हम बताते रहे कि जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक तरफ है, और ये तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो अपनी इंटरनल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला सकी कि मुख्तलिफ जस्टिसेस के आरा आ जाएंगे और फिर ये जो एक कह लें हम ख्याली के साथ जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर एतराज उठ जाएगा। तो ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर भी जो है वो हम समझते हैं कि इसका इख्तिताम भी होने जा रहा है, और फिर एक आईनी जो मामलात हैं या तराजू जो है वो कम अज कम न्यूट्रल हो जाएगा, इस उम्मीद पे हम हैं। लेकिन राना साहब, वो जो आप तराजू की बात कर रहे हैं, यकीनन तहरीक इंसाफ के दौर में तराजू का पलड़ा बराबर नहीं था, अब तो बिल्कुल उलट हो गया ना। अगर उस वक्त आपका नीचे था, उनका ऊपर था, या ऊपर ही नीचे था, अब वो सब अंदर हो गए, नाअहल भी हो गए। अब तो आगे भी मुस्तकबिल उनका नजर नहीं आ रहा। अब क्या कबाहत है? मैं आपको बताऊंगा, जो 63A की गैर आईनी तशरीह की गई उससे एक जमात को फायदा किया गया। तशरीह का मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आइन राइट नहीं कर सकते, वहां ब्लेटेंटली किया गया। फिर जिस तरीके से बेल्स मिली और जिस तरीके से मावनत की गई जो है पीटीआई के चेयरमैन की, उसको गाड़ियां फराहम की गई जब उन्होंने मुल्क में आग लगाई, तो वो सारे मामला फिर किस तरीके से तसादम लिया गया पार्लियामेंट के साथ कि पार्लियामेंट का जो एक मैंडेट है कि वो लेजिस्लेशन करे, एक्ट्स बिल को पास करे, एक्ट्स जो हैं वो पेश करें, उनको रद्द किया गया। और वो जो एक हम ख्याल बेंच बनता है उसके फैसले भी उसी तर्ज से आए। बिल्कुल, जो देखें, बात यह है कि अगर 9 मई के जो अंदोनाक वाकयात हुए उसके ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि ये कोई तराजू आगे पीछे हो गया। ये अगर अकाउंटेबिलिटी हम इसकी ना करें 9 मई की, तो फिर तो मुल्क एनआरकी की तरफ चला जाएगा। शुक्रिया राना एहसान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कर रहे थे। इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे कि इस वक्त मिलियन नहीं $बिलियन क्वेश्चन है, इलेक्शन कब होंगे, फैसला कौन करेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। इलेक्शन के हवाले से आज भी इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला नहीं कर सका, और बहरहाल ये तो तय है कि 90 दिन नहीं बल्कि शायद 180 दिन में हों, और उस बारे में भी शुबहात का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, बड़े सीनियर कानूनदा। जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो आईनी मुद्दत तो यही कहती है, कानून भी ये कहता है कि 60 दिन 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो तो नहीं हो रहे मोहतरम पाशा साहब? जी, 90 दिन की मुद्दत को बाईपास नहीं किया जा सकता। आइन में 90 दिन जब कहा गया है तो फिर 90 दिन ही है। लेकिन फिर अगर आप कह रहे हैं कि आइन और कानून में ये है, तो फिर सीसीसी ने क्यों किया फैसला, काबीना ने क्यों फैसला किया? शरीफों के सारे बड़े ये कह रहे हैं कि जनाब तो फरवरी में होंगे, तो ये तो फिर आइनी शिकनी हुई ना पाशा साहब। असल में एक जो विंडो खुली है वो खुली है सीसीआई ने, जिस तरह सेंसस को नोटिफाई किया, तो उसके बाद और कोई जरिया नहीं था कि ये डिलिमिटेशन होती। अब एक पिटीशन मेरा ख्याल है फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट बार ने की है
तो वो भी लग रहा है कि वो भी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड पिटीशन है। मैं इंडिपेंडेंटली उसको नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि ये मुसलसल सुप्रीम कोर्ट बार भी एक मखसूस पार्टी की तर्जमानी कर रही है जो उसकी बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। लेकिन इसका आप देखें कि ये आज से नहीं बात हुई सेंसस के हवाले से। ये जब पंजाब असेंबली का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था तो उस वक्त भी उनका हुकूमती इत्तेहाद का ये आर्गूमेंट था कि ये सेंसस जो है वो जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा इलेक्शंस। तो सेंसस चूंकि कंप्लीट हो गए और फिर नोटिफिकेशन हो गया तो फिर मजबूरी बन गई है कि उसकी डीलिमिटेशन हो और नई हल्काबंदियों के तहत वो फिर इलेक्शन उसके मुताबिक कराए जाए। एक प्रॉब्लम जरूर आनी है कि जो सीट्स की जो है वो ऊपर नीचे होने की उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ना घटाई जा सकती हैं और ना ही उनमें इजाफा किया जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल है ऐसे ही रहेंगी। तो डिलिमिटेशन जो है वो टू सम एक्सटेंट होगी। उसमें आपको पता है बरेलवी साहब माशाल्लाह काफ़ी सीजन किस्म के आप सहाफ़ी हैं कि जब मामलात कोर्ट में जाते हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो सेफली एंड ऑफ फरवरी या स्टार्ट जो मार्च का है वो पे इलेक्शन होने नज़र आ रहे हैं। मोहतरम पाशा साहब, बस एहतराम आप ही तो कह रहे थे इब्तिदा में कि 90 और दिन में कराना आईनी पाबंदी है, वरना आईनी शिकनी होगी। ये 2/3 तो है ही कौन ही ना इजाजत हो सकती थी और ना ही इजाजत है। अगर असेंबली का वजूद होता 2/3 मेजॉरिटी होती तो वो फिर 90 दिन से 6 महीने कर सकते थे या 8 महीने। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि उसका टाइम फ्रेमवर्क बढ़ जाएगा माँ सिवाय आर्टिकल 232 के जिसमें इमरजेंसी की सूरत में इलेक्शंस को आगे किया जा सकता है। ये तो मैं छोड़ देता हूँ। ये तो ब्रदर अब्बानी साहब तो बरम नज़र ही आते हैं, इत्तेहादी बढ़ गए। मैं आखिरी मैं अगर कंक्लूडिंग आपसे ये सवाल करूँ मोहतरम पाशा साहब कि जनरल ज़िया-उल-हक ने भी तो ये वादा किया था कि जी 90 दिन में कराऊंगा। 9 साल किसी ने क्या बिगाड़ लिया, बल्कि उस ज़माने के हमारे बड़े पाए के जज जस्टिस दोराब पटेल साहब ने कहा कि नज़रिए ज़रूरत के तहत ज़िया-उल-हक वक्त ले सकते हैं। फिर आपने देखा होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उन्होंने भी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए और आप लोगों के बड़े एक ज़माने में महबूब कोर्ट उन्हें बाद में चौधरी कोर्टे कहलाने लगे। उन्होंने तो 3 महीने के लिए गए थे, उन्होंने उनको 3 साल दे दिए गालिबन। बाद तो ये नहीं, अगर एक बार फिर 90 दिन में नहीं होते, वो तो नहीं होंगे, 6 माह में भी नहीं होते, तो आपका आइन आपका कानून क्या बिगाड़ लेगा उनका। और जो भी आमराना फैसले हुए उसे आपकी सुप्रीम कोर्टें, आला अदालतें इंडोर्स करती रही। मोहतरम हसन रजा पाशा साहब। बरेली साहब बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि आला तरीन अदलिया ने हमेशा आमरीत को सपोर्ट किया और उनको वैलिडेट भी किया। ज़िया-उल-हक की आपने मिसाल दी, बिल्कुल 100% ठीक है। उसमें भी आला तरीन अदलिया ने उनको वैलिडेट किया और फिर आगे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया उसमें भी 3 माह का टाइम खुद ये लेने के लिए गए, उनको 3 साल का दे दिया कि आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस मुनीर का जो केस था जिसमें नजरिया ज़रूरत की बात की गई थी वो अभी तक वो दफन नहीं हुआ, वक्ती तौर पे सो जाता है जिसको जरूरत पड़ने पे जगाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नजरिया जरूरत अभी तक हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर मौजूद है। इसको जब भी जरूरत पड़ी इसको जगा दिया जाएगा और इसको यूटिलाइज किया जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। और जैसा कि इस वक्त एक ही सवाल है, इलेक्शन कब होंगे? 90 दिन में नहीं हो रहे, फरवरी कह रहे हैं। इस बात की भी क्या ज़मानत है कि फरवरी के बाद भी ना हो? खुद गुफ्तगू हो रही थी कि जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ का किसी ने क्या बिगाड़ लिया जो 9 साल हुकूमतें करते रहे। बहरहाल तो अच्छी रखनी चाहिए निगरान हुकूमत से भी और हुक्मरानों से भी
के वक्त मुक़र्रर इलेक्शन। लेकिन बदकिस्मती देखिए इस निगरान हुकूमत की कि उन्हें आए 24 घंटे नहीं हुए थे कि पेट्रोल का बम नहीं एटम बम गिरा दिया। रिकॉर्ड इजाफा, जी हाँ, कोई 20 रुपये का गालिबन। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद कि पेट्रोल और डीज़ल के जो कीमतें बढ़ी हैं, होशरबा कीमतें बढ़ी हैं 290 और गालिबन 293। उसके बाद ये जो बेचारे हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल वाले अब क्या पैदल सफ़र करेंगे मोटरसाइकिल के साथ? गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू तो पेट्रोल पे ही पहले करना चाहिए कि निगरान हुकूमत के 24 घंटे नहीं हुए कि उन्हें सलामी महंगाई ने दी, यानी 21 रुपये इकट्ठे इजाफा उसमें हुआ। और ये जो बिल इजाफा हुआ है, अगर पीछे देखें तो शरीफ हुकूमत के 8 माह के दौरान कोई 58 रुपये का इजाफा हुआ था। और साल रवा में देखें, बल्कि अगर साल रवा से पहले अगर मैं चले आऊँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहा जाता है जनाब उनके दौर में 161 रुपये का था, लेकिन शरीफ हुकूमत के जनवरी 23 में 214 रुपये का, फिर फरवरी में बढ़ाया, फिर अप्रैल में बढ़ाया, हाँ जून में एक आध बार कम किया। अब सूरत हाल ये है कि 293 रुपये का पेट्रोल हो गया है। इस पेट्रोल के बढ़ने से कौम किस तरह चीखी चिल्लाई है सारे मुल्क में, उसकी एक झलक तो ज़रा देख लीजिए आप। गरीब आदमी के लिए जो रोज़मर्रा का है या जो नौकरी पेशा है उसके लिए भी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया कि वो 300 रुपये 7 रुपये कम में एक चक्कर किस तरह लगाएगा, किस तरह हिसाब बजट अपना बनाएगा, बहुत मुश्किल हो गया है। लोग फाका कशी पे और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोगों को अंदाजे नहीं है कि ये हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को लूट रही हैं। IMF के नाम के ऊपर आवाम का दम निकाल लिया है इन्होंने हर तरफ से। 70 रुपये 50 पैसे बढ़ गए, 500 बना आवाम खुशी से लेगी। बहुत पैसे आवाम के पास, आवाम के पास बहुत पैसे हैं। आप बोलो हुकूमत को बोलो 1000 रुपये कर दे, आवाम को बहुत पैसे, आवाम कुछ नहीं करेगी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी नागुज़ीर हो जाता है बढ़ाना। लेकिन गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए, कम से कम मोटरसाइकिल वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को, इनको जो है रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। मुश्किल तो एकदम से काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं, पेट्रोल भी बिजली भी, सर्वाइव बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी सैलरी नहीं है जितने पेट्रोल महंगा हो गया है, मतलब कि घर के अखराजात भी चलाने होते हैं तो और भी अखराजात होते हैं, तो जिसके पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि सफ़र करना मुश्किल हो गया होगा। हम तो भर भर के थक गए हैं, रोज़ाना पैसे बढ़ाएं, उनसे बोले रोज़ाना बढ़ाएं पैसे, 20 रुपये रोज़ बढ़ाएं, निकाल दें आवाम का कचूमर। इन्हें थोड़ा सोचना चाहिए यार, मतलब थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कोई ख्याल नहीं है इन्हें, गरीब बंदा जो है मरी जा रहा है। पेट्रोल जो है वो सस्ता होना चाहिए क्योंकि हर बंदे ने सफ़र करना है, हर निज़ाम है। अब इन सब ने अपने जेबें भरनी है, हमें तो यही समझ आ रही है। बुरा हाल कर दिया है आवाम का, जीने के काबिल छोड़ा नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि पहले 150 रुपये लीटर था, अब करते 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 291 रुपये लीटर हो गया, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब पेट्रोल 178 रुपये लीटर था तो उस वक्त ये सारी PDM की जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने कहा था कि भाई महंगाई है, अगर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझो कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। ये कहाँ गई वो PDM की हुकूमत? और होना तो ये चाहिए था कि महंगाई नहीं होती ना, जो साबका हुकूमत थी या उससे पहले वो इल्ज़ाम लगाते थे 16 महीनों की हुकूमत शहबाज शरीफ ने कर ली। अब निगरान आए हैं तो निगरान का तो काम ये है कि जी इलेक्शन कराएं और जाएं। महंगाई करना या और मामला जो है ये तो बड़ी ज़्यादती है कौम के साथ ना। जालिमों का दौर है, हुक्मरान जो हमारे हैं वो सारे जालिम हैं, जो निगरान है वो भी उनके साथी है ना। तो पहले भी रेट जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तो अब भी वो नॉन स्टॉप ऐसे ही बढ़ते जा रहे होंगे। तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। ये जालिम है अपना जुल्म करते रहेंगे। जी मैंने कहा ना कि लाखों की तादाद में हम जो मोटरसाइकिलों में सफ़र करने वाले, उन पर आज क्या गुजरी होगी जो उन्होंने 293 का पेट्रोल डलवाया होगा। हमारे साथ मलिक जहांदेब साहब हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम एसोसिएशन। मलिक साहब, आप लोग भी तो मज़ाहमत नहीं करते क्योंकि आप आराम से मुंतकिल कर देते हैं। मुझे बताएं ना कि हुकूमत ने बढ़ाया आप पर, आपने आगे बढ़ा दिया आवाम पर, किस तरह ये प्रोसेस होता है, ज़रा मुझे समझाइए ना मलिक साहब।
मुझे साहब इसमें गुजारिश ये है जी कि ये तो अगर ये कहना कि जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो डायरेक्टली पंप मालिकान को फ़ायदा होता है, तो ये बात मैं इसे डिफ़र करूँगा, बल्कि ये बात गलत है। ये ऐसी है जी कि आप किसी शोरूम में जाते हैं और पिछले साल गाड़ी की कीमत कुछ थी, आज वो गाड़ी की कीमत कुछ और है, तो क्या उस गाड़ी के बढ़ने के जो फ़ायदा है उसका डीलरशिप वाले को होगा? इसी तरह से हमारा भी है कि आज पेट्रोल महंगा हुआ है, हमने अब महंगा पेट्रोल ख़रीदना है और उसको उसी रेट पे बेचना है जिस रेट पे गवर्नमेंट ने हमें फ़िक्स किया हुआ है। हमारी तो एक फ़िक्स्ड मार्जिन है जी, पेट्रोल महंगा हो जाए सस्ता हो जाए वो मार्जिन ने उतना रहना है। हमने तो बल्कि ये भी कहा था कि हमारा मार्जिन को फिक्स ना करें, हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप परसेंटेज पे कर दें। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो परसेंटेज से के हिसाब से हमारा मार्जिन बढ़ जाए और कम होगा तो हम कम करते हैं। तो इससे पेट्रोल महंगा या सस्ता होने में हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारा नुकसान होता है। जिस तरह एक आम आदमी है, जैसे 500 का अपना पेट्रोल डलवाना है अगर मोटर बाइक में, तो वो बेचारा 500 का ही डलवाएगा, उसकी जेब उसको इजाज़त नहीं देती कि वो 500 से ज़्यादा जाए। तो पहले 500 का मिसाल के तौर पर अगर पहले 3 लीटर आते थे, आज वो 1.5 लीटर आएगा, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ़ लीटर्स कम हो जाते हैं, हमारी सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो इसमें हमारा नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। मलिक साहब, मैं तो पेट्रोल में वही लाइनें देखता हूँ डलवाने, यानी कोई कमी नहीं आ रही लोगों की। बड़ी बड़ी गाड़ी को तो छोड़िए, यानी बज़ाहिर तो आपके कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, आपको जो मुनाफा पहले मिलता था वो मुनाफा अब भी मिल रहा है। ये जो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लोग कम तादाद में आ रहे हों, पेट्रोल न डलवा रहे हों, पैदल चलना शुरू कर दें? मलिक साहब सर वो मैं आपको उससे सब मैंने पहले बताया है कि वो बेचारे कम नहीं डलवाते, उनकी तो जेब की उनकी एक बजट है ना जी, हर बंदे के घर का बजट होता है। ये जो बेचारा तबका ऐसा है जो मोटर बाइकर्स हैं या रिक्शा वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने डे टू डे काम करना होता है, तो इनकी एक पॉकेट होती है मिसाल 500 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, उन्हें डेली का उतना ही डलवाना है। अब उसमें पहले लीटर्स ज़्यादा आते थे, अब उनको कम लीटर कम मिलेंगे, मतलब अगर 1000 पहले थे तो 4 या 5 लीटर, मेरा आज वो मेरा कहना ये है मलिक साहब, आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, पेट्रोल पंप वालों को मज़ाहमत क्यों नहीं करते आप इस बात पर? माशाल्लाह हर फल्लांग पर तो एक पेट्रोल पंप है, महीने भर बाद जाओ तो 3 होते हैं, यानी मुनाफा ही हो रहा है ना पेट्रोल पंप वालों को। पहले तो था ना कि इतने फासले के आगे एक पेट्रोल पंप होगा, अब तो मैंने कहा हर मोड़ पे एक पेट्रोल पंप, तो फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है आपको? सरासर नुकसान है जी, सरासर नुकसान है। और इस वक्त तो हमारे साथ बड़ा ये किस्म जुल्म हुआ है कि हम लोगों के टैंक्स, मेजॉरिटी पेट्रोल पंप मालिकान के टैंक्स ड्राई थे, डे टू डे हमें स्टॉक मिल रहा था कंपनी की तरफ से। जिस यानी अगर मिसाल के तौर पे मेरी अगर 10,000 लीटर सेल है रोज़ की, तो मुझे 5,000 स्टॉक मिलेगा। और वो हमें चला रहे थे कि इनका एक मसला चला हुआ था गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी प्राइस हमने पे किया है। और पिछले दिनों जो टीवी पे आ रहा था कि एलोकेशन चल रही है कंपनी की तरफ से, एलोकेशन, आज भी हम एलोकेशन में ही बैठे हुए हैं। तो मलिक साहब वो कहाँ गए, वो जो एक मिनिस्टर साहब खुशखबरी दे रहे होते थे, रूस गए, अपनी तेल लेके आए, पेट्रोल दे दिया जी, कीमतें कम हो जाएंगी, और रूसी तेल पता नहीं कहाँ से तेल ला रहे थे, उसका क्या हो गया? कहते जी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ा है क्या? मुझे ऐसा, मैं आपको इसकी बात क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। पहली बात ये जो रशियन ऑयल आया था, तो उस टाइम पे मीडिया ने भी बड़ी हाइप दी थी, आम आदमी बेचारा वो भी इस होप में था कि जी कि रशियन ऑयल आया है तो हमें उसमें कोई रिलीफ मिलेगा। और मेरा तब भी आप ही के चैनल पे जो इंटरव्यू था और मेरे दीगर चैनल्स पे थे, मैं कहते कि अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी जब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि अभी तक देखते हैं कि इसका आउटकम क्या है। क्योंकि सर वो खाम तेल था, वो क्रूड ऑयल था, वो रिफाइंड फ्यूल नहीं था जी। जो क्रूड ऑयल था वो वहाँ से गया रिफाइनरी से रिफाइन होके, तो उसके बाद पता चला हमें कि उसमें ज़्यादा मकदार फर्नेस ऑयल की निकली है। पेट्रोल और डीजल की मकदार जो रूटीन में हम लोग जहाँ से भी मंगवाते हैं क्रूड ऑयल, उसके हिसाब से उसमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा था, पेट्रोल डीजल कम था। उससे बराह रास्त आम आदमी को बिल्कुल रिलीफ न मिला।
और जिसकी वजह से अभी मैंने मीडिया में ही देखा है कि जो नेक्स्ट शिपमेंट था, नेक्स्ट कार्गो था, उसको हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट सस्पेंड कर दिया है। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस का जो तयन है सर ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट है जो करती है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एक ट्रेंड बना हुआ है, उसमें ग्लोबल मामलात हैं। एट द सेम टाइम सर जो पाकिस्तान में जो मेन चीज़ जो मेन कंपोनेंट है वो है डॉलर। अगर डॉलर महंगा होगा, आप मेरे से कहीं पे लिख के रख लें, पेट्रोल ने बढ़ना ही बढ़ना है। ये जितना डॉलर महंगा होगा उतना ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग क्रूड ऑयल या रिफाइंड ऑयल डॉलर में ख़रीदते हैं और रुपीस में बेचते हैं, और जुल्म ये है कि दोबारा फिर हमें उन रुपीस को कन्वर्ट करना है डॉलर में और फिर डॉलर बाहर भेजते हैं और उसमें वो ख़रीदना है। तो इसलिए हमारी कीमत ख़रीद जो है वो डॉलर्स में है। चलें, मलिक साहब ने आखिर में एक और पत्ते की बात कह दी। शुक्रिया मलिक साहब, पहले तो आपका अदा कर दूं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने पत्ते की बात ये कह दी कि डॉलर बढ़ेगा तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। डॉलर आज 302 पे आ गया है, उसकी उड़ान जारी है। मादत के साथ तो पेट्रोल की उड़ान भी जारी रहेगी। इसी तरह आप पर बोझ पड़ता रहेगा, इसी तरह आप मोटरसाइकिलें घसीटते रहेंगे। और एक ख़ास बात ये, मैंने कहीं मज़ाहमत नहीं देखी कि लोगों ने पेट्रोल डालना छोड़ दिया हो। ये हमारे पता नहीं कौन कौन सी जमातों के ये भी कभी सड़कों पे कहते हुए एहतजाज करते नज़र नहीं आए। ये जो हमारे कलमों वगैरह में खड़े होते हैं, यानी इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लगता है 300 का होगा तब भी तस्लीम कर लिया जाएगा। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।